एसएस में चैप्टर नंबर 9 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, हमने आगे चैप्टर नंबर 8 देखा था ना, उसमें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मेन टॉपिक्स आते हैं, वो सब हमने आगे के चैप्टर में समझा था, चैप्टर 8 में। और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स थे ना, उनमें से ये 3 फीचर भी थे। इसके बारे में शॉर्ट में हमने आगे के 8 चैप्टर में समझा था। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स मतलब वो कहलाते हैं कि हमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राइट्स मतलब कि कुछ हक मिले हैं कि जिनसे हम लोग हमारी इंडिया में आराम से, खुशी से और नॉर्मली रह सकें। ऐसे हक हमें मिले हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। दूसरा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब हमारी ड्यूटीज़। सरकार ने अगर हमें इतना कुछ दिया है तो हमारी ड्यूटी मतलब हमारी फर्ज बात, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम लोग भी सरकार के लिए कुछ करें। तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है कि जो हमें हमारी गवर्नमेंट के लिए करना चाहिए। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका मतलब ये कहलाता है कि हर एक स्टेट जो है ना, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट को अपना ये राइट है या अपना फ्रीडम है कि वो अपने स्टेट की खुद मन से, अपने मन से प्रोग्रेस कर सकता है। खुद अपने स्टेट के लिए अलग अलग रूल्स बना सकता है। कि गुजरात की सरकार अगर कहे कि भाई मुझे तो अपने स्टेट के लिए अलग से जो है वो रूल्स बनाने हैं, तो वो बना सकते हैं। ये सब आते हैं इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। हमें इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहला टॉपिक शुरू करें ना, उससे पहले एक ये बात जाने कि राइट्स या ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं। सुनना ये पॉइंट कि ह्यूमन राइट्स जो है वो किसे कहा जाता है। कि जब हर एक इंसान, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान खुद अपनी प्रोग्रेस कर सके, खुद जैसे हो वैसे इस दुनिया में रह सके, कोई भी तरह के बंधन के बिना, मतलब कि कोई भी तरह के रेस्ट्रिक्शन के बिना, के कंट्रोल के बिना वो आज़ादी से रह सके पूरी दुनिया में, किसी का गुलाम बनकर नहीं, और अपने मन से खुद जो है वो प्रोग्रेस कर सके। ये हर एक इंसान का हक होता है। हर इंसान का ये हक है ना, भाई मेरा हक है कि भाई मैं जैसे चाहे वैसे खुद की प्रोग्रेस कर सकता हूँ, कि मैं जैसे चाहे वैसे इस दुनिया में रह सकता हूँ, कि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, मैं किसी का गुलाम बन के नहीं रह सकता, कि ऐसा ये हक है मुझे। ये हक है ना, हर एक इंसान का है। और इसी हक को कहा जाता है या इसी राइट को कहा जाता है ह्यूमन राइट। हर इंसान का, हर ह्यूमन का ये राइट है। ये राइट उसे पैदा होते ही मिल जाता है कि इंसान पैदा हो कि तब से ही उसे ये हक है कि वो अपने हिसाब से इस दुनिया में रह सकता है। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में होता था ना कि पहले के टाइम में ये राइट या ये हक वो सबको नहीं मिलता था। क्योंकि पता है, पहले के जो राजा महाराजा होते थे, वो राजा महाराजा दूसरों को अपना गुलाम बनाते थे। अभी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले जो राजा महाराजा होते थे वो दूसरों को गुलाम बना के रखते थे, कि गुलाम बनाकर बाकायदा जैसे मैं बोलूँ वैसे ही करना है तुम्हें, ऐसे गुलाम बना के रखते थे। कोई भी इंसान खुद अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं चल पाता था। मतलब पहले ऐसा ह्यूमन राइट सबको नहीं था। लेकिन फिर जब जो है ये दुनिया में धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगी, तो दुनिया के हर इंसान को ये रियलाइज होने लगा कि नहीं, मेरी भी तो इच्छा है कि मैं भी तो खुद अपनी प्रोग्रेस करूं, मुझे भी अपने कुछ राइट्स मिलने चाहिए। आपको भी अगर हर एक इंसान हमेशा जो है वो दबाता रहता हो, नहीं जैसे मैं बोलूँ वैसे ही करना है, चुपचाप अपने हिसाब से मत चलो, ऐसा करता रहता हो, तो आपको भी तो कभी मन में लगेगा ना कि यार मेरी भी तो ज़िंदगी है, मुझे भी तो अपने हिसाब से करना है, मेरे भी तो राइट्स हैं। ठीक है, ऐसे पूरी दुनिया को लगने लगा। जब पूरी दुनिया में हर कोई एक दूसरे को गुलाम बना रहा था, तब सबको ये रियलाइज होने लगा कि नहीं, मुझे भी तो अपने राइट्स मिलने चाहिए। कि तब से इस ह्यूमन राइट्स को लीगल बनाया गया। लीगल मतलब कि 10 दिसंबर 1948 में, कब, 10 दिसंबर 1948, तब यूनाइटेड नेशंस ने
यूनाइटेड नेशन ने ये ह्यूमन राइट को लीगल बनाया। उन्होंने ये कहा कि दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को ये राइट है कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकता है। अब से कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, कोई किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती करेगा नहीं। ये राइट दिया गया सबको। इसी वजह से हमेशा 10 दिसंबर वो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और तब से है ना, तब से आज तक हर एक इंसान ने काफ़ी प्रोग्रेस की है। हर कंट्री उसके बाद हर कंट्री अपने हिसाब से ऐसे राइट्स भी बनाती है। हर देश के अपने अपने राइट्स होते हैं। मेन जो ह्यूमन राइट है वो ये कि अब कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, कोई किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, ना ही जोर ज़बरदस्ती से काम करेगा। ये ह्यूमन राइट है जो पूरी दुनिया के हर एक इंसान के लिए है। लेकिन हर देश भी अपने हिसाब से कुछ राइट्स बनाता है कि हमारे देश के लोगों के लिए हमने ये हक दिए हैं, ये राइट्स दिए हैं। तो वैसे ही हमारे इंडिया के भी तो ये राइट्स हैं ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। तो हम लोग अब हमारे इंडिया के ये फंडामेंटल राइट्स देखें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं वो ये 6 राइट्स लिखे हुए हैं। आप सिर्फ ध्यान से सुनना, ये 6 राइट्स हैं। मैं सबके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसी स्क्रीन पे अब ध्यान से सुनना सिर्फ कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी हमें कुछ ये राइट्स दिए हैं, जिनमें सबसे पहला राइट आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इसका मतलब क्या कि हमें ये राइट है कि हमारे कानून के सामने हर कोई इक्वल है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी कोई किसी में भेदभाव करेगा नहीं। इसे कहते हैं ना इक्वालिटी अगेंस्ट लॉ। इक्वालिटी अगेंस्ट लॉ ये माना जाता है कि इसमें ये कहा जाता है कि जब जब भी कोई नया कानून बनेगा तो वो सबके लिए एक जैसा बनेगा, कि जिसमें कोई भी तरह के जो है वो कम्युनिटी का, रिलीजियन का, कोई तरह के जेंडर का, या फिर जो है वो ये उनकी इनकम के हिसाब से ये अमीर है ये गरीब है, या उनके प्लेस के हिसाब से कि ये तो इस प्लेस पे रहता है या उस प्लेस पे रहता है, इन भेदभाव के हिसाब से कानून बनेगा नहीं। राइट टू इक्वालिटी में ये आता है कि इंडिया का जो भी कानून है वो सबके लिए इक्वल है, कोई भी तरह का भेदभाव नहीं है, फिर भले वो अमीर गरीब हो या कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी, कि इवन वो भले इंडिया का प्रेसिडेंट हो या तो फिर कहीं पे कोई काम करने वाला छोटा सा वॉचमैन हो, कोई बड़े से बड़ा इंसान हो या कोई छोटे से छोटा इंसान हो, इंडिया का कानून सबके लिए एक जैसा है। ये राइट टू इक्वालिटी में आता है कि अगर कोई भी ये राइट टू इक्वालिटी आपको फॉलो नहीं करने दे रहा है, मतलब बाय चांस आपको जो है वो पुलिस में जाना पड़े या अदालत में जाना पड़े और वहाँ पे अगर केस चल रहा है और वो केस में अगर कहीं भेदभाव हो रहा है, कि मतलब कि जहाँ पर जो है वो अमीरों के लिए अलग रूल बनाया जाए या तो फिर गरीबों के लिए अलग रूल बनाया जाए, तो इवन आप अदालत के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ ऑन द स्पॉट कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। ये राइट टू इक्वालिटी है कि सबके लिए लॉ वो इक्वल ही है, ठीक है। और इवन सिर्फ यही नहीं, सिर्फ लॉ ही नहीं, अब दूसरी जगह पर भी राइट टू इक्वालिटी में एक पॉइंट और ऐड होता है कि इक्वालिटी मतलब सबके लिए सेम होना ना। तो इसी वजह से कि इंडिया की कोई भी प्लेस हो ना, कोई भी प्लेस या तो कोई भी दूसरी पब्लिक प्लेस, जैसे कोई शॉप है, कोई शॉपिंग मॉल, कोई गार्डन, या तो फिर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई होटल, या ऐसी कोई भी चीज़ हो, कि वहाँ पर भी जैसे घूमने फिरने की जगह होती है, कोई थिएटर हुए, कोई कोई जो है वो ये गेमिंग जोन हुआ, कोई बड़ा सा जो है वो मॉल हुआ, कोई भी प्लेस हमारे इंडिया की, वहाँ पर हमेशा राइट टू इक्वालिटी मानी जाएगी। मतलब इंडिया में कोई भी प्लेस ऐसी नहीं बनाई जाएगी कि यहाँ पे बस ये पर्टिकुलर ही लोग आ सकते हैं, दूसरे को आना मना है, कि ऐसी प्लेस कहीं पर भी बनाना अलाउड नहीं है।
मतलब कहीं पे कोई ऐसा गार्डन नहीं बना सकते कि इस गार्डन में तो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को ही अलाउड है, दूसरे रिलीजन के लोग नहीं आ सकते। या तो ये गार्डन में तो सिर्फ रिच पीपल को ही अलाउड है, पुअर पीपल नहीं आ सकते। तो ये तो इक्वालिटी नहीं हुई ना। हमारे इंडिया में इक्वालिटी है, ठीक है ना। कोई ऐसा थिएटर नहीं बनता है कि इस थिएटर में तो सिर्फ मुस्लिम लोगों को आना अलाउड है और दूसरे दूसरे कोई रिलीजन के लोगों को अलाउड नहीं है, बराबर। तो ऐसा कोई भी तरह का भेदभाव इंडिया में अलाउड नहीं है। कोई ऐसा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा कि हमारे स्कूल में तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बच्चे आएंगे, दूसरे बच्चों को आना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये राइट टू इक्वालिटी है इन सब के लिए भी। और अगर अगर ऐसी प्लेस पर कहीं पर कोई भेदभाव हो रहा है ना, कोई ऐसी प्लेस हो कि जहाँ पर किसी को आना अगर वहाँ अलाउड नहीं कर रहे हो कि नहीं भाई आप यहाँ पे नहीं आ सकते, ये तो खाली इन्हीं लोगों के लिए है, तो अगर कोई ऐसी प्लेस हो ना तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई यहाँ पर हमें राइट टू इक्वालिटी जो है वो मानी जा रही नहीं है कि नहीं, सही बात। ये भी राइट टू इक्वालिटी में आता है ना, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं जो अगर ये नहीं माने, या तो उनको हैवी पनिशमेंट भी हम लोग दिला सकते हैं, समझे। ये पहली बात आती है राइट टू इक्वालिटी में। दूसरा दूसरा एक पॉइंट आता है कि राइट टू इक्वालिटी के हिसाब से इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं ना वो सबको इक्वल माना जाता है, किसी में कोई भी तरह का भेदभाव नहीं है। तो किसी को कोई भी तरह के कोई स्पेशल नाम से बुलाना वो अलाउड नहीं है। कि जैसे कि सुनो, पहले के टाइम में क्या होता था पता है, कि जैसे अगर कोई ब्रिटिशर्स का टाइमिंग था ना, तो उनमें जो ब्रिटिशर्स थे ना तो उनको कंपलसरी कि भाई साहेब कह के बुलाना पड़ता था, सर कह के साहेब कह के बुलाना पड़ता था। अगर उनको ना बुलाओ ना तो वो ब्रिटिशर्स पनिशमेंट देते थे। तो है तो वो भी इंसान ही ना, तो उनको क्यों भाई ऐसे बुलाया जाता है। तो ब्रिटिशर्स के बाद अब राइट टू इक्वालिटी आई है, तो इस राइट टू इक्वालिटी के हिसाब से अब ऐसा नहीं है। अब कहीं पर भी कोई भी इंसान को कोई स्पेशल पर्टिकुलर नाम से बुलाना अलाउड नहीं है। कि जैसे कोई पुलिस वाले होते हैं तो उनको हम लोग जो है वो साहब साहब करके बुलाते हैं, नहीं। यहाँ राइट टू इक्वालिटी है, वो पुलिस वाले हैं तो उनको या तो उनके नाम से बुलाओ, या तो फिर जो है वो जैसे भाई कह के या जैसे हम नॉर्मल किसी से भी बात करते हैं वैसे बुला। वहाँ पे कंपलसरी उनको साहेब कह के बुलाना ये ज़रूरी नहीं है ना। जो पहले सर कहते थे या फिर जो ऐसा नाम आगे लगाया जाता था वो नाम लगाना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, इसमें ये बात अलग आती है कि जब कोई पर्सन ने कोई स्पेशल एजुकेशन ली हो या कोई इंडिया का बहुत बड़ा अवार्ड मिला हो, जैसे इंडिया में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, है ना, या परमवीर चक्र, ऐसे बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं यहाँ के लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो है वो फिर गवर्नमेंट ही उन्हें स्पेशल नाम देती है ये अवार्ड के साथ। तो खाली उन लोगों के लिए अलग नाम होते हैं। और दूसरा दूसरा सिर्फ सेना में, कि सेना में पता है पोस्ट के हिसाब से होते हैं। किसी को जनरल, कोई मेजर, वो चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, तो ऐसे नाम दिए जाते हैं उन्हें, ठीक है। तो सिर्फ सिर्फ वो सेना में, और जिनको ऐसे स्पेशल अवार्ड मिलते हो तो उनके लिए जो है वो ये ऐसा अलग नाम लगाना वो चले। बाकी किसी को भी इस तरह से स्पेशल नाम से बुलाना वो अलाउड नहीं है। आप अपनी इच्छा से बुलाते हो वो ठीक है, लेकिन कंपलसरी बुलाना कि अगर आप नहीं बुलाओगे तो आपको सज़ा मिलेगी, ऐसा है नहीं। यहाँ राइट टू इक्वालिटी है हमें। तो समझे ना, राइट टू इक्वालिटी मीन्स कि यहाँ हमारे इंडिया में हमें ये हक दिया हुआ है कि हम इक्वल वे से इंडिया में सभी लोग इक्वल तरीके से रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक रूल आता है या दूसरा राइट आता है, वो राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब कि हमें इंडिया में ये राइट मिला हुआ है कि हम लोग यहाँ पर फ्रीडम वे में मतलब आज़ादी से रह सकते हैं। तो आज़ादी से तो वैसे ही रह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पर हमें ब्रिटिशर्स से तो आज़ादी मिल ही चुकी है कब की। तो ये राइट टू फ्रीडम क्या है ये राइट टू फ्रीडम, इसमें कौन कौन सी आज़ादी हमारी गवर्नमेंट ने हमें दी है।
तो इनमें सबसे पहली आज़ादी ये दी गई है कि हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिला हुआ है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये कहते हैं कि हमें ये आज़ादी मिली हुई है कि अगर हमें किसी के बारे में कुछ बोलना है ना, किसी के बारे में अगर हमें कुछ बोलना है, कोई अगर कोई काम कर रहा है और उसका काम हमें अच्छा लगा या बुरा लगा, तो उसके बारे में अगर हमें बोलना हो ना, तो हमें बोलने की पूरी आज़ादी दी गई है। जो ये आज़ादी ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में हमें नहीं थी। ये ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में क्या था पता है, कि कंपलसरी ब्रिटिशर्स के सामने चुप ही रहना, कि जब तक ब्रिटिशर्स अलाउड न करे तब तक हमें नहीं बोलना, और उनके खिलाफ बोलो मतलब तो वो मार देते थे हमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें स्पीच की फ्रीडम मिली है। मतलब इवन कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अगर कुछ बोल रहे हैं और उनकी बात आपको पसंद नहीं आई ना, तो आप सीधा नरेंद्र मोदी को मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि आपकी ये बात हमें पसंद नहीं आई है, ये बात गलत है। ये हमें फ्रीडम आज़ादी है कि हम सीधा उनको भी ऐसा बोल सकते हैं, और सिर्फ उनको ही नहीं, कहीं पर भी अगर आप रास्ते चलते हुए कोई अगर गलत काम कर रहा है, कोई पुलिस वाला गलत काम कर रहा है, तो सीधा जाकर उसके सामने बोल सकते हो कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि बोलते वक्त कोई भी अपशब्द, कोई गाली गलौज या कोई भी गंदी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। ये फ्रीडम नहीं है हमें। हमें बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फिर कुछ भी बोलें या कैसे भी तरह से बोलें, ठीक है। सामने वाले को समझाना, वो हमें फ्रीडम दिया हुआ है। हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो, कि भाई ये काम बंद करो या मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगा। ऐसा बिना डरे हम किसी को भी बोल सकते हैं। और सिर्फ कोई गलत काम करे यही नहीं, किसी ने अच्छा काम किया हो तो भी तो बोल सकते हैं ना, सिर्फ किसी की बुराई क्यों ढूंढे। क्या हुआ, इवन अगर नरेंद्र मोदी ने भी कोई अच्छा काम किया तो सीधा उसे मेल या मैसेज कर सकते हैं ना कि हाँ आपका ये काम बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये भी तो फ्रीडम है ना, कि हम किसी के भी खिलाफ कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आज के टाइम में तो ये यूट्यूब और ये इंटरनेट का जो मीडियम आपको मिला है, तो उनके थ्रू तो हम जहाँ चाहे वहाँ पर, है ना, और जो चाहे वो लोगों के लिए बता सकते हैं और बोल सकते हैं। सही बात है कि नहीं? इसके अलावा दूसरा हमें ये फ्रीडम मिला है कि हम हमारी इंडिया में पीसफुली और विदाउट आर्म्स रह सकते हैं। कि हमें ये फ्रीडम है कि हम इंडिया के कहीं पर भी शांति से रह सकते हैं बिना कोई आर्म्स, मतलब कि बिना कोई हथियार के। हमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें रहने के लिए हथियारों की ज़रूर पड़ेगी ही, कि कभी भी कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर जाएगा और हमें तो हथियारों की ज़रूरी है। नहीं, हम लोग कहीं पर भी इंडिया के कोई भी प्लेस पर पीसफुली और क्या कहते हैं फ्रीडम से रह सकते हैं। ये हमें फ्रीडम है। इसके बाद का एक फ्रीडम आता है हमारे लिए कि हम लोग हमारे आसपास इंडिया में कहीं पर भी कोई भी एसोसिएशन या कोई भी कमेटी बनानी हो ना, कोई भी वर्क के लिए, तो वो हमें फ्रीडम मिला हुआ है। कि अगर सपोज़ भले ही आप स्टूडेंट हो, कि आप लोगों की ऐसी इच्छा हुई कि चलो भाई 8-10 स्टूडेंट मिलकर हम लोग कोई लोगों की सेवा के लिए काम करना है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं। तो वो एसोसिएशन, कोई भी तरह की ऐसी एसोसिएशन बनाने की हमें फ्रीडम है। उसमें गवर्नमेंट या इंडिया का कोई भी पर्सन हमें रोकेगा नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही सिर्फ आप स्टूडेंट नहीं, कोई भी बड़े लोग हो तो उन्हें एक ये एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम दी गई है। दूसरा हमें फ्रीडम मिला है कि इंडिया में कोई भी प्लेस पर विदाउट एनी परमिशन हम लोग आज़ादी से घूम फिर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं पर भी जाओ तो आपको कोई वीज़ा लगता है क्या? नहीं ना। इंडिया के बाहर जाओ तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। बाकी पूरी इंडिया में कहीं पर भी हम लोग घूम सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। कोई हमें मना नहीं करेगा कि आप जो है वो दिल्ली घूमने क्यों आए सूरत से, है ना, या गुजरात से दिल्ली क्यों आए हो, गुजरात से महाराष्ट्र क्यों गए हो, कोई रोकता है? नहीं। पूरी इंडिया में कहीं पर भी घूमने फिरने की आज़ादी है। और सिर्फ घूमने फिरने की ही नहीं, पूरी इंडिया में कहीं पर भी हमें अगर सेटल होना हो तो वो सेटल होने की हमें आज़ादी है। कि अगर हम लोग यहाँ गुजरात में रहते हैं, लेकिन अगर जो है वो ये इच्छा हुई कि भाई हमें गुजरात से ट्रांसफ़र लेकर यहाँ काम करने के लिए हम लोग अब दिल्ली में जाकर रहेंगे या तो पंजाब में जाकर रहेंगे, तो हमें कोई मना करेगा?
नहीं ना, यहाँ छोड़कर और अब पंजाब में नया घर लेंगे, वहाँ कामकाज करेंगे, वहाँ रहेंगे, तो ये भी फ्रीडम है ना, उसके लिए हमें कोई भी रोकता नहीं है। ये एक फ्रीडम है हमें। और इवन कोई भी तरह का कामकाज करना, कोई भी तरह का बिजनेस करना, कोई भी तरह का जॉब करना, तो उसके लिए भी हमें कोई रोकता नहीं है। कोई ऐसा फिक्स है कि भाई ये रिलीजन के लोग हैं तो इन्हें तो सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, या इनको तो सिर्फ ये बिजनेस ही करना है, या इनको सिर्फ ये गवर्नमेंट की जॉब ही करनी है? ऐसा कोई रूल है? नहीं। ये इंडिया में हमें फ्रीडम है कि जिसको जो वर्क करना हो, जो जॉब करनी हो, जो बिजनेस करना हो, वो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी तो फ्रीडम है ना। और दूसरा फ्रीडम है एजुकेशन का, कि हमें ये एजुकेशन का फ्रीडम मिला है कि हमें जितनी एज तक और जितनी चाहे, जैसी चाहे वो एजुकेशन हम ले सकते हैं। कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि भाई सिर्फ 20 ईयर्स तक या 30 ईयर्स तक ही पढ़ सकते हैं, उसके बाद तो पढ़ ही नहीं सकते। नहीं, यहाँ पर आप 40-50 ईयर्स के हो गए और उसके बाद भी अगर इच्छा हुई कि नहीं मुझे फिर से पढ़ाई शुरू करनी है, तो आप कर सकते हो। ये भी एक हमें फ्रीडम है। और दूसरा फ्रीडम आता है, तो वो फ्रीडम आता है प्राइवेसी का, कि यहाँ पर सबको ये फ्रीडम दिया है कि हर कोई अपनी प्राइवेसी के साथ अपने घर पे या अपनी लाइफ जी सकता है। हर किसी की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है ना, तो वो अपनी प्राइवेट लाइफ में प्राइवेसी से आराम से रह सकता है। ये एक फ्रीडम है। और ये प्राइवेसी इवन गवर्नमेंट भी नहीं तोड़ सकती। इसी वजह से तो पता है कि जब पुलिस भी काम करती है ना, या गवर्नमेंट जब काम करती है ना, तो किसी ने कुछ गलत किया हो तो उसको अगर जेल में बंद करना हो, या पुलिस अगर पकड़ने आती हो, तो उसे भी सबूत चाहिए। सबूत के बिना कोई भी किसी को पकड़ता नहीं है। कहते हैं ना, पक्का एविडेंस चाहिए कि नहीं, कि अगर एविडेंस नहीं हो ना, तो पुलिस भी किसी को पकड़ नहीं सकती। क्योंकि ये हमें फ्रीडम है कि हम लोग अपने घर पर या कहीं पर भी आज़ादी से रह सकते हैं। अगर पुलिस के पास सबूत है ना कि हाँ तुमने गलत किया है, तो ही वो हमें पकड़ सकती है, तब तक नहीं। समझे? और इवन कि उन्हें भी उसके बाद भी, जब अगर किसी को कोई पकड़ के लेके भी जाए, तो उसके बाद भी ये फ्रीडम होता है कि हम लोग खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मीन्स कि वकील को बुला सकते हैं, या फिर जो है वो ये दूसरा खुद वकील बनकर या खुद जो है वो अपना डिफेंस कर सकते हैं। ये हमें फ्रीडम मिला हुआ है। और इवन कि किसी को भी एक दिन से ज़्यादा पुलिस में रखना, वो भी जो है वो अलाउड नहीं है। ये जो है वो ये फ्रीडम हर किसी का है। ये प्राइवेसी के रिलेटेड, मतलब कि अगर कोई पुलिस जब किसी को पकड़ के लेके जाती है ना, तो विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को उसे, जिसे पकड़ के लेके गए हैं, उसे अदालत में पेश करना होता है। मतलब कोई जज के सामने लेके जाना होता है। फिर जज जो फैसला सुनाए वो मानना होता है। तो विदिन 24 आवर्स ही पुलिस जो है वो उसे जज के पास लेके जाएगी। फिर अगर जो जज कहे ना कि हाँ भाई इसे 6 महीने की जेल हुई, तो उसे जेल में रख सकते हैं। नहीं तो किसी को भी पहले 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस में रखना अलाउड नहीं है। ये भी हमें इस फ्रीडम में मिला हुआ है। समझे ना? राइट टू फ्रीडम के बाद तीसरा राइट आता है। अब ये थर्ड पे पहुँचे हैं कि थर्ड राइट आता है, वो आता है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि कोई तरह का धोखा देना, कोई तरह की परेशानी जो है वो ये देना किसी को, या कोई भी तरह से किसी को हैरान करना, मेंटली फिजिकली किसी को हैरान करना, वो एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। ठीक है? तो ये हमें ये एक राइट दिया हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि अगर हमें कहीं पर भी कोई भी तरह से अगर हमें कोई परेशान कर रहा है ना, तो ये हमें राइट है कि हम लोग ऑन द स्पॉट कोई नज़दीक के पुलिस स्टेशन या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर उसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये हमें एकदम फ्री राइट दिया हुआ है कि नहीं? कि जैसे कि अगर कोई आस पड़ोस के लोग हमें परेशान कर रहे हैं, या कोई इंसान है जो दूसरे इंसान को कंटिन्यूसली जो है वो ये मार रहा है, पीट रहा है, उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, होता है कि नहीं? कि अभी जैसे मैंने पहले ही बताया कि अभी किसी को गुलाम बनाना अलाउड नहीं है,
लेकिन कोई अगर किसी को ज़बरदस्ती अपने यहाँ पर काम करवाता हो तो ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। कोई किसी को जो है वो ये अगर अपनी शॉप पे काम करवाए और पूरे महीने काम करवाने के बाद उसे पगार ही न देता हो तो ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो ऐसा कोई भी एक्सप्लॉयटेशन अगर आपके साथ हो ना, तो आपको राइट है कि आप ऑन द स्पॉट जाकर किसी पास के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ़ कंप्लेंट लिखवा सकते हो। और इसके लिए आपको कोई भी प्लेस देखने की ज़रूर नहीं है। मीन्स अगर आप गुजरात में रहते हो, आप समझो घूमने गए दिल्ली अगर घूमने गए, वहाँ पे कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, किसी ने आपके साथ मारपीट की, किसी ने अगर कोई जो है वो ये बदतमीजी की आपके साथ, तो आप ये इंतज़ार नहीं करोगे कि मैं तो गुजरात में रहता हूँ तो गुजरात में जाऊँ वहाँ की पुलिस को कंप्लेंट करूँगा। नहीं, आप दिल्ली में हो, ऑन द स्पॉट पास में जो भी पुलिस स्टेशन हो वहाँ जाकर कंप्लेंट करवा सकते हो। ये है ना। और ये राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन में ये भी बात है कि अब इंडिया में ये अलाउड नहीं है कि कोई भी किसी को भी ज़बरदस्ती से कोई काम करवाए। इसकी वजह से जो वो चाइल्ड लेबरिंग आती है ना, उसे भी बंद करवा दिया गया। चाइल्ड लेबरिंग मतलब जैसे बाल मजूरी कहते हैं, कि अब हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है कि 14 ईयर्स से कम कोई भी चाइल्ड हो, कोई भी बच्चा हो, तो उसे कोई भी हज़ार्डस प्लेस, मतलब कि जहाँ पर ख़तरा हो, जैसे बड़ी कारखाने, फैक्ट्रियाँ या कोई जो है वो माइंस वगैरह होते हैं, तो ऐसी प्लेस पर काम करवाना अलाउड नहीं है। और अब तो आगे बढ़ गया कि अब तो कोई भी शॉप पे, कोई होटल में, रेस्टोरेंट में, कोई छोटी बड़ी शॉप क्यों ना हो, कहीं पर भी 14 ईयर्स से कम के चाइल्ड को काम करवाना वो एक तरह का क्राइम है कि अगर कोई पकड़ा गया ना तो उसे जेल में भी बंद करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन में आता है कि छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाना कोई भी प्लेस पर वो अलाउड नहीं है। समझ में आई बात। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन के बाद दूसरा आता है, वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कि ये भी हमें एक राइट दिया हुआ है कि हम लोग इंडिया में कोई भी तरह का रिलीजन अपना सकते हैं। हमने आगे के चैप्टर में देखा था कि हमारी कंट्री है ना, सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री मतलब यहाँ पे कोई भी तरह के रिलीजन का भेदभाव नहीं है। यहाँ पे सभी रिलीजन को एक माना जाता है। हमारी कंट्री सेक्युलर कहलाई ना इसी वजह से। तो उनके हिसाब से यहाँ पे हम लोग कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं। कोई भी रिलीजन के जो भी उनके रूल्स हैं, जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं, वो हम लोग अपना सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमें गवर्नमेंट रोकेगी नहीं। कि जैसे अगर किसी को इच्छा हो रही है कि भाई वो हिंदू है और उसे जो है वो अगर क्रिश्चियन बनना है तो वो बन सकता है। ठीक है ना। कोई अगर हिंदू हो और उसे अगर पारसी बनना है, मुस्लिम बनना है, मतलब अगर अपना रिलीजन चेंज करना है तो गवर्नमेंट उसे रोकेगी नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून हमें रोकता नहीं है। कानून आकर ऐसा नहीं कहेगा कि भाई आपने रिलीजन क्यों चेंज किया। हाँ, ये बात अलग कि आपके घर वाले अगर कुछ बोले तो ये उसमें फिर गवर्नमेंट आकर कुछ नहीं करेगी, है ना। अगर घर वाले ही अगर झगड़ा करे कि भाई क्यों रिलीजन चेंज कर रहे हो, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये तो प्राइवेट बात हो गई। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इनके लिए मना नहीं करती। यहाँ तक कि कोई भी रिलीजन का हमें ये फ्रीडम है कि हम लोग अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं, फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं, रैलियाँ निकाल सकते हैं। इसी वजह से तो पता है हर रिलीजन के लोग अपने अपने फेस्टिवल में, हर सिटी में ऐसी जो है वो सरघस निकालते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, वो फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। तो ये उनको फ्रीडम है ना। और बाकी सबको भी ये फ्रीडम है कि कोई भी पर्सन दूसरे रिलीजन के भी ये रैलियों में, ये फेस्टिवल्स में पार्ट ले सकता है या उसे एंजॉय कर सकता है। कि भले ही कोई हिंदू हो तो वो ईद भी मना सकता है, क्रिसमस भी मना सकता है। कोई मना करता है नहीं ना। कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो तो वो दिवाली भी मना सकता है, होली भी मना सकता है। कि कोई ऐसे रिलीजन, कोई भी रिलीजन को कोई भी तरह का फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए मना नहीं है। ये हमें फ्रीडम दी गई है। समझे ना। और दूसरा एक फ्रीडम आता है या दूसरा राइट आता है, जो राइट में आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें हम लोग पहले एजुकेशनल राइट समझें कि एजुकेशनल राइट का तो मीनिंग पता ही है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में कि एजुकेशन के लिए कोई भी पर्सन का पहले तो भेदभाव नहीं किया जाता, कि कोई भी स्कूल कॉलेजेस में, जो हमने पहले इक्वालिटी में देखा ना, कि कोई भी स्कूल कॉलेजेस में ये कहकर एडमिशन नहीं दिया जाएगा कि भाई इस स्कूल में तो सिर्फ इन्हीं लोगों को या सिर्फ हिंदुओं को ही एडमिशन अलाउड है या सिर्फ मुस्लिम्स को ही एडमिशन अलाउड है। ऐसा करना गलत है। दूसरा कि हर स्कूल कॉलेजेस में कोई भी रिलीजन, कोई भी पुअर हो रिच हो, हर किसी को एडमिशन देना वो कंपलसरी है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हमें फ्रीडम दिया हुआ है, इस राइट में ये फ्रीडम है कि हम जब चाहे, जितनी चाहे और जो चाहे वो एजुकेशन ले सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट आकर हमें नहीं रोकेगी, जो मैंने पहले भी बताया उसमें कि हमें ये राइट दिया हुआ है, हमें ये एजुकेशनल राइट ये दिया हुआ है कि हम जब भी चाहे ना अपनी एजुकेशन जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। जो मैंने बताया ना कि अगर किसी को 40-50 ईयर्स एज के बाद अगर इच्छा होती है मुझे फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है तो वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो ये कोई भी मना नहीं करेगा। और जो चाहे वो कोर्स में ना, आप लोग 10th 12th तक स्कूल पढ़ते हो और उसके बाद तो आपको आज़ादी मिलती है कि आपको जो चाहे वो कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो। ये हमें राइट दिया हुआ है ना, ये हक दिया हुआ है। और कल्चरल राइट में ये आता है कि हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है। हर किसी का अपना अपना कल्चर मीन्स कि हर किसी की अपनी लैंग्वेज होती है, अपना पहनावा होता है, अपनी खाने पीने की चीज़ें होती है, अपनी लाइफस्टाइल होती है। ये उनका कल्चर कहलाया। आपको पता है जैसे गुजरात में है तो गुजरात के जो ट्रेडिशनल पीपल आज भी हैं, जो या तो जो पुराने ज़माने के लोग हैं तो गुजरात की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। वो ध्यान होगा ना, गुजरात की ट्रेडिशनल ड्रेस के जैसे वो धोती, एक झब्बा, ऊपर पगड़ी, ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। तो ये कल्चरल राइट में हमें दिया हुआ है कि हम लोग अपना कल्चर टिकाने के लिए, अपना कल्चर को बनाए रखने के लिए जैसी चाहे वैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग तरह के क्या कह सकते हैं कि भाई फेस्टिवल्स मनाते हैं उस कल्चर के लिए भी, शोज़ किए जाते हैं उनके लिए अलग अलग। उनके लिए कोई भी गवर्नमेंट आकर मना करती नहीं है। तो इसी वजह से तो आज इंडिया में इतने सारे तरह के, इतनी सारी लैंग्वेज के लोग, इतने सारे टाइप्स के लोग रहते हैं। हर किसी का कल्चर, हर किसी की लाइफस्टाइल हम लोग देखते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें आज़ादी है। यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ऐसे ही कपड़े पहनने हैं या पर्टिकुलर इसी स्टाइल में या इसी कल्चर के हिसाब से रहना है, यही फेस्टिवल्स मनाने हैं, ऐसे कोई फिक्स है यहाँ पर? नहीं है ना। यहाँ पर हर तरह का कल्चर, हर तरह की लाइफस्टाइल हम लोग अपना सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट आकर मना नहीं करती। उसके बाद आखिरी राइट दिया हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब ये कहलाता है कि ऊपर जो हमने 5 राइट देखे ना, अगर हमें इंडिया में कोई भी इन 5 में से कोई भी राइट अगर हमें मानने से मना करता है ना कोई इंसान, तो उसके खिलाफ ऑन द स्पॉट कहीं पर भी हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा जाता है, ठीक है। कि देखो हमें जो भी ये राइट्स मिले हुए हैं ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि इन राइट्स में से बाय चांस अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो हमें इन राइट्स मानने से रोकता हो तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल कि जैसे हमें राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है कि हम इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, कोई हमें मना नहीं करेगा। तो बाय चांस आप गुजरात से महाराष्ट्र गए हो और वहाँ पे अगर कोई आपको ऐसा बोले कि भाई तुम क्यों यहाँ पर आए हो, भाई महाराष्ट्र में गुजरातियों को अलाउड नहीं है, भाई वापस जाओ, तो अगर कोई आपको ऐसा बोले ना तो आप उसके खिलाफ ऑन द स्पॉट जाकर कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि हमें फ्रीडम मिला हुआ है कि हम लोग इंडिया में कहीं पर भी रह सकते हैं। सही बात ना। हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि हम लोग अपना रिलीजन, कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं। तो अगर हमें कोई मना करता है ना तो भी हम उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं
कि राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन है, वो तो हमने पहले भी देखा कि अगर कोई हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करवा रहा है, कि अगर कोई हमें परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं। कि हमें एजुकेशनल राइट्स है कि हम कभी भी और कैसे भी अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। तो अगर हम कोई स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने गए और वो मना करते हो कि नहीं भाई, हम लोग, भाई आप जो है वो ये पुअर हो या फिर आपका रिलीजन अलग है तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो हम उसके खिलाफ़ ऑन द स्पॉट कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट राइट आता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहलाता है। ये राइट हमारे लिए सोल की तरह है, बराबर ना। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये राइट है कि अगर ये राइट ना होता ना तो बाकी के कोई भी राइट कोई काम के नहीं होते। सही बात ना, कि अगर ये कंप्लेंट करने का ये राइट हमें नहीं मिलता तो फिर बाकी के राइट्स कौन से काम के। फिर राइट टू फ्रीडम में कोई अगर हमें रोकता कि भाई तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, कोई रोकता अगर, तो हम उसके खिलाफ़ कुछ कर ही नहीं सकते ना। सही बात ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ नहीं होता तो उनके खिलाफ़ कुछ कर सकते नहीं, तो मतलब राइट टू फ्रीडम भी चला गया और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी निकल गया। तो इसलिए इस राइट के बिना बाकी के पांचों राइट कोई काम के नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट माना जाता है। समझे ना। तो देखो आज हमने जैसे ये फंडामेंटल राइट्स देखे ना, हम चैप्टर के जो दूसरे पॉइंट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, उनके पॉइंट्स अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।